साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में आए भूकंप के तेज झटके बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.7 मापी गई। म्यांमार में था भूकंप का केंद्र। दरोगा भर्ती मामले में यूपी सरकार को झटका। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2011 की दरोगा भर्ती को निरस्त किया। 4010 पदों पर दोबारा भर्ती करने के आदेश जारी किए। उत्तर प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 183 बटालियन के जवानों समेत राज्य पुलिस के जवानों पर ग्रेनेड से हमला। 11 पुलिस वाले घायल हुए। और वैष्णो देवी भवन के गेट नंबर 3 पर बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं के ट्रैक पर गिरी बड़ी चट्टान। हादसे में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल की मौत हुई। मलबे में और भी कई लोगों के दबे होने की आशंका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और हमेशा की तरह वक्त प्राइम एजेंडा का। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे सूबे का सियासी पारा भी गर्म आ रहा है। प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेतागण एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्राइम एजेंडा में आप ये रोज देखते सुनते हैं। दलों की अदला बदली भी जारी है। इन सबके बीच प्रदेश की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी को भी चुनाव से पहले घेरने की पूरी तैयारी हो रही है, जिसका आगाज या फिर जिसकी एक तस्वीर आज बीजेपी में दिखाई दी। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य के नेतृत्व में सुबह से कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी। फिर यह जत्था यूपी विधानसभा के बाहर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यानी कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गया। बीजेपी नेताओं का यह प्रदर्शन था तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का विरोध करना, लेकिन यहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कानून ही अपने हाथ में ले लिया। लिहाजा विधानसभा के बाहर का नजारा युद्ध के मैदान सा हो गया। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो कार्यकर्ता उग्र हो गए, हंगामा करने लगे। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा तो विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसके बाद वहां के हालात और बद से बदतर होने लगे। दोनों ओर से चली इस झड़प में कई पुलिस वालों के साथ साथ मीडिया के लोग भी घायल हुए, लेकिन इसका सबसे ज्यादा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा, जो इस विरोध प्रदर्शन की वजह से घंटों जाम में फंसी रही। लेकिन जनता की परेशानियों से नेताओं को क्या लेना देना, उन्हें तो बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। तभी तो प्रदर्शन में शामिल बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने अपने कार्यकर्ताओं को कानून हाथ में न लेने की नसीहत देने के बजाय उल्टे यूपी पुलिस पर यह कहकर बरसना उचित समझा कि लाठी से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बहरहाल इस विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी को समाजवादी पार्टी को घेरने का बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया, क्योंकि आज ही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सीएजी यानी कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 61% की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर यूपी के 20 जिलों में कराए गए कैग के सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 61% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पिछले साल की तुलना में रेप के 43% मामले बढ़े हैं, जबकि किडनैपिंग के मामलों में भी 21% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सीएजी ने साल 2010 से 2015 का डाटा जारी किया है, जिसमें करीब 11,487 रेप के मामले दर्ज हुए हैं। ऐसे में अखिलेश सरकार 3 साल के कार्यकाल में रोजाना तकरीबन 7 महिलाएं रेप की शिकार हुई हैं, बलात्कार की शिकार हुई हैं। इस सब के अलावा कैग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में 5 साल में 11% दहेज हत्याएं बढ़ी हैं। साथ ही महिलाओं की किडनैपिंग के मामले
6.0% रहे हैं, जो कि एक बड़ा चिंता का विषय है। 2014 के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 1 लाख की जनसंख्या पर सिर्फ 81 पुलिस वाले हैं, जबकि 1 लाख की जनसंख्या पर 178 पुलिसकर्मी होने चाहिए। ऐसे में यूपी में कैसे जुर्म कम होगा, कैसे कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, यह सवाल लगातार बना हुआ है। और आज इसी को लेकर बीजेपी ने सपा सरकार को घेरने के लिए धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की झलक भी हमें देखने पर मिली। लेकिन इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध, खासकर महिलाओं के प्रति बढ़ रहे जुल्म पर लगाम लगाने में अब तक अखिलेश सरकार नाकाम क्यों रही है, पहले जरा हम इसे टटोलेंगे। आज का प्राइम एजेंडा इन्हीं दोनों मुद्दों पर। और आज की इस डिबेट में चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम परिचय करा दें, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के वरिष्ठ सम्मानित नेता हरीश श्रीवास्तव जी हैं। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री सपा नेता अनीश मंसूरी साहब हैं। अनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता आसिफ रिजवी साहब हैं हमारे साथ आज की इस डिबेट में। रिजवी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय साहब आज की इस डिबेट में है। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहली टिप्पणी विजय उपाध्याय साहब आपकी ही, 2 सवाल और दोनों ही महत्वपूर्ण। क्या हम ये मान लें कि वाकई बीजेपी को चुनाव के मद्देनजर अब कानून व्यवस्था की चिंता थोड़ी ज्यादा सताने लगी है? भले ही एक झलक वो जो हाथों में ईंटें लेकर पुलिस की तरफ फेंकने की थी वो भी हमने देखी। क्या इन दोनों का कोई लिंक है? नंबर 1। और नंबर 2, क्या ये जो कुछ चल रहा है, क्योंकि प्राइम न्यूज तो लगातार बहुत सारी डिबेट्स कानून व्यवस्था, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर कर चुका है, सीएजी की रिपोर्ट इसमें आग में घी डालने का काम कर रही है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। विजय उपाध्याय साहब, देखिए, पहला सवाल तो आपका जो कानून व्यवस्था से जुड़ा है, ये एक सतत और शाश्वत प्रश्न बन गया है उत्तर प्रदेश में। मायावती जी की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उत्तर प्रदेश में हमेशा कानून व्यवस्था एक चुनौती बनी रही है। इसकी वजह 2 है। पहली, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। दूसरी, उत्तर प्रदेश में पुलिस के पास एक तो संख्या बल कम है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। ठीक। और ये लगातार कमी बनी हुई है। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है, पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा है, ये बांग्लादेश की आबादी से ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में जो चुनौतियां हैं वो बहुत बड़ी हैं। उसके मद्देनजर लखनऊ में बैठ के मेरठ को कंट्रोल करना या लखनऊ में बैठ के गाजीपुर को कंट्रोल करना निश्चित तौर पे बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। दूसरा, उत्तर प्रदेश बहुत ही विविधताओं का प्रदेश है। यहाँ चूंकि जातीय संरचना इतनी जटिल है और साथ में विचारधारा के तौर पे भी अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बिखराव और टकराव भी है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियां कभी उनका आंदोलन कभी सक्सेस नहीं हुआ। सामूहिक रूप से काम करने की प्रवृत्ति उत्तर प्रदेश में थोड़ा कम है। दूसरी बात, जो सीएजी की रिपोर्ट की आप जो जिक्र कर रहे हैं, सीएजी की रिपोर्ट पिछले 5 साल की है। 5 साल में सीएजी ने बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया है कि निश्चित तौर पे महिला सशक्तिकरण, जेंडर बजटिंग जो शुरू हुई थी 2005 में, उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश में काम ठीक नहीं हुआ। उन्होंने ढेर सारी कमियां गिनाई है, ढेर सारी सिफारिशें की हैं। आपको आश्चर्य होगा कि उसमें जो महिला प्रसव है उस पर भी टिप्पणी की गई है कि 46% प्रसव अभी भी गांव में अकुशल लोगों के द्वारा की जा रही है, जिससे मातृ मृत्यु दर की कमी नहीं हो पा रही है। दूसरा, बच्चों को कुपोषण की समस्याएं हैं, उस पर जो बजट है वो खर्च नहीं हो रहा है। इसके साथ उज्ज्वला योजना पे उन्होंने जिक्र किया है कि जिसमें जो वुमेन ट्रैफिकिंग की बात है, महिलाओं की तस्करी की बात है, उसको लेके उन्होंने चिंता जाहिर की कि उत्तर प्रदेश में इस पे अच्छा काम नहीं हुआ है। खास तौर पे नेपाल के बॉर्डर में इसकी ज्यादा बनाई जानी चाहिए थी उज्ज्वला के लिए, लेकिन वहां पे भी कोई काम नहीं हुई, चौकियां नहीं बनाई गई हैं जी। इसके अलावा उन्होंने और भी ढेर सारे ऐसे मुद्दे हैं। साथ में उन्होंने पुलिस बल में यह कहा कि कम से कम 33% महिलाएं हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में 4.5% महिलाएं हैं। जब महिलाओं की संख्या कम होगी, निश्चित तौर पे महिला से जुड़े हुए अपराधों पर नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरी बात, उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात कही है, जो शायद अभी आप आगे कहेंगे
कि जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उसमें नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अपराधों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। ये बहुत चिंता करने वाली बात है और ये एक ऐसे समाज के लिए जो ग्रोइंग समाज है, जो आर्थिक तौर पे विकास कर रहा है, शैक्षिक तौर पे विकास कर रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर हमारा विकास किस दिशा में जा रहा है। आखिर क्या हम इतने क्रूर हो चुके हैं कि छोटी बच्चियों के साथ आपराधिक घटनाएं अंजाम दे रहे हैं। अभी बुलंदशहर और ढेर सारी घटनाएं हमारे सामने भी हुई हैं। इसके अलावा जो बातें उसमें की गई, उन्होंने सिफारिशें भी की हैं। देखिए, राजनेता उत्तर प्रदेश में सिर्फ राजनीति करते हैं। इन दोनों को जोड़ के मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल सामाजिक मामलों पे कम बोलते हैं। इनको अपने भाषणों में, अपने मुद्दों में सामाजिक चिंताओं को भी जोड़ना चाहिए। जैसे अनीस मंसूरी साहब अभी शायद ये बात कहेंगे, पसमानदा के लिए जो ये संघर्ष करते हैं, ऐसे ही पूरे समाज के लिए एक जागरूकता की बात भी राजनीति के एजेंडे में आनी चाहिए कि आखिर समाज को किस दिशा में कौन सी पार्टी ले जाना चाहिए। जी, हम जरा हरीश श्रीवास्तव जी के पास आना चाहते हैं। विजय जी, आपकी बात में ये जोड़ते हुए कि कैग की ये जो रिपोर्ट है, जिसमें अलग अलग पहलुओं को दिखाया गया है, कानून व्यवस्था निश्चित तौर पर एक बड़ा बिंदु इसका है। यह सिर्फ 20 जिलों की रिपोर्ट है। 20 जिलों में यह अध्ययन किया गया है। अंदाजा लगाइए कि अगर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का अध्ययन इसमें शामिल हो तो एक कैसी तस्वीर हमारे सामने उभर कर आए। और फिर दो विरोधाभासी स्थितियां कि सरकार के विज्ञापन एक तरफ, सरकार दर सरकार के विज्ञापन, यानी आप पिछली सरकार देख लें और इस सरकार को देख लें, अब प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, और कैग की रिपोर्ट को देख लें। समझ में यह नहीं आता कि जब इतनी सारी संस्थाएं, इतना सारा सिस्टम, इतने सारे राजनेता, तमाम ब्यूरोक्रेट्स एक ही चीज में लगे हैं, तो फिर ये अंतर घटने के बजाय बढ़ता क्यों जा रहा है। हरीश श्रीवास्तव जी, अब हम आपके पास आएंगे। हरीश जी, हम डिबेट्स में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी के साथ अपना पक्ष रखा है। आज जो प्रदर्शन हमने देखा, इससे पहले कल हमने अमित शाह साहब की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक देखी, जिसका समापन भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। क्या ये उसी का तेवर था? इसमें कानून व्यवस्था की चिंता ज्यादा थी या फिर चुनाव की चिंता ज्यादा थी? सर, देखिए रघुनंदन जी, उत्तर प्रदेश में जो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो आज आवाज दी, वो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश की जनता की पीड़ा है, और जो उत्तर प्रदेश के लगातार 4-4.5 साल का कुशासन है, उसमें कानून व्यवस्था भी है, भ्रष्टाचार भी है, बेरोजगार लोगों के साथ जो उनकी नौकरियों के लाखों युवकों के साथ जो छल हुआ वो भी है, और प्रशासन तंत्र की विफलता और सरकार का फेल्योर भी है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही कि अवैध कब्जे समाजवादी पार्टी सरकार में हो रहे हैं और उसके पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का संरक्षण है और वो स्वतः भी उसमें सम्मिलित है। उस पे आदरणीय मुलायम सिंह जी की स्वीकृति ने, आदरणीय शिवपाल जी की स्वीकृति ने मोहर लगाई, लेकिन उन अवैध कब्जों के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। कानून व्यवस्था की दिन ब दिन स्थिति बदतर होती चली जा रही है, चाहे वो महिलाओं की अपराध बढ़ते जा रहे हो, चाहे अन्य हत्या अपराध, लूट, अपहरण, इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हो, और कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। सरकार का इकबाल फेल है। सरकार कहती है, अगर मुख्यमंत्री जी ये कहेंगे कि हम अधिकारी हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, या इस तरह की शिवपाल सिंह कहें कि अधिकारी हमारी बात सुनते नहीं, तो ये शासन तंत्र, प्रशासन तंत्र की विफलता है और पूरी तरह असफलता है, फेल्योर है। ठीक। आदरणीय विजय जी अभी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, निश्चित रूप से बड़ा राज्य है, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी का युग है, आप लखनऊ में बैठ करके आप सोनभद्र पे भी नियंत्रण कर सकते हैं और बिजनौर पे भी नियंत्रण कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आज कलेक्टर भी हैं और चीफ सेक्रेटरी भी हैं। मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मॉनिटरिंग कर सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी कर सकते हैं, डीजीपी भी कर सकते हैं। और अब टेक्नोलॉजी का युग इतना विकसित हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन अगर इफिशियंट मशीनरी हो जी, इफिशियंट प्रशासक शासक हो जी, तो ये दूरी उसमें कहीं बाधा नहीं पड़ेगी। श्रीवास्तव जी, ये बाधा जो है वो आपराधिक तत्वों का, श्रीवास्तव जी हमारा मूल सवाल सर ये था, संरक्षण है सर हमारा मूल सवाल ये का अभाव है जी, भ्रष्टाचार है,
नहीं है, हम तो कई डिबेट्स में, जैसे मैंने खुद कहा, जवाबदेही है, चर्चा करते रहे हैं। उसके प्रति विमुख होना। श्रीवास्तव जी, हमारा मूल सवाल यह था कि आज का प्रदर्शन कितना इस चिंता के तहत था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और कितना सियासी था, हम ये समझना चाह रहे हैं सिर्फ, क्योंकि एक दूसरी तरह की तस्वीर भी बीजेपी को लेकर दिखाई दी, वो कानून हाथ में लेने की। तस्वीरों में ये दिखा बाकायदा, प्राइम न्यूज के कैमरे में ही ये कैद हुआ, बाकी मीडिया के कैमरों में भी ये कैद हुआ होगा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाकायदा ईंटें उठाकर पुलिस की तरफ फेंकी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हम जरा इस बात को समझना चाह रहे हैं। रघुनंदन जी, देखिए, सियासत हम कर रहे हैं तो हम कुछ भी कहेंगे तो माना तो सियासत ही जाएगा। लेकिन ये जो प्रदेश का, ये जो प्रदेश के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व पे आज सड़कों पे थे, हमारे सांसद, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिम्मेदार जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी, बहुत सारे प्रमुख कार्यकर्ता उसमें शामिल थे। मैं ये नहीं कहता कि जो आप ये बात कह रहे हैं कि ये प्रदेश के कुशासन के खिलाफ था। प्रदेश के कुशासन के खिलाफ एक मजबूत आवाज बुलंद करने के लिए ये सड़कों पे खड़े हुए, सड़कों पे आज एकत्रित हुए थे। और जो बात आप कह रहे हैं कि किसी के हाथ में आपने किसी गुम्मा देखा या वो देखा, मैं इतने बड़ी भीड़ में दो एक इस तरह के तत्व हो सकते हैं, मैं इससे डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से बैरिकेडिंग, अगर आप उधर से गुजरे होते तो पूरा छावनी बना हुआ था एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए, धरने के लिए। जिस तरह से पुलिस बल, पीएसी और पुलिस और भाजपा कार्यालय के गेट के सामने 3-3 स्तर की बैरिकेडिंग की गई थी। तो ये जो आक्रोश है कार्यकर्ताओं का कि आप सड़क पे खड़े होकर के शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन भी, धरना भी नहीं देना चाहते, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर ये बात ना होती कि जिस तरह से इतनी 3-3 स्तरीय बैरिकेडिंग की गई थी, तो वो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को, ठीक है, अब जरा अनीस मंसूरी साहब के पास आते हैं, फिर जरा हम रिजवी साहब के पास भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, श्रीवास्तव जी, अब जरा अनीस मंसूरी जी को आने दीजिए, अनीस मंसूरी जी को आने दीजिए, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं और जो बात आज प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य ने कही, उसमें एक सिमिलरिटी है। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि लाठी से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लाठी से लोकतंत्र की हत्या की कोशिश आज लखनऊ में हुई। ये आपके प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य साहब का कैमरे पर बयान है। बर्बर तरह से लाठीचार्ज हुआ, 200 से ऊपर कार्यकर्ता घायल है। हाँ, हालांकि वो हजारों बता रहे हैं, घायल है। हाँ, वो हजारों बता रहे हैं। अनीस मंसूरी साहब, कई लोगों को फ्रैक्चर हो गया। अनीस मंसूरी साहब, क्या सरकार बौखला गई है? क्या वाकई ये स्थिति है जो श्रीवास्तव जी बता रहे हैं कि आपने 3-3 स्तर पर बैरिकेडिंग लगा रखी थी, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन आपकी सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लिहाजा आपने 200 कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करवा दिया, वो घायल हुए? मिर्च के गैस वाले गोले फेंके गए। ठीक है, और ऐसा है, जवाब लेने दीजिए की पानी की वो जवाब आज का, की गई। अब जवाब, आज जवाब लेने दीजिए, कार्यालय तक में गैस के गोले फेंके गए। जवाब, आज का जो ये प्रदर्शन था, ये सियासी प्रदर्शन था, इसको जनता ने महसूस किया और तमाम जनमानस ने इस बात को महसूस किया कि आज का जो इनका ये विरोध प्रदर्शन का तरीका था वो गैर संवैधानिक था और तरीका गलत था कि आम जनमानस को परेशान करना। पूरा शहर जाम हो गया, कोई बीमार था, कोई कहीं परीक्षा करने जाना था, किसी कोचिंग जाना था, ऐसे तमाम लोग आज पूरे दिन जाम से जूझते रहे। और जिस प्रकार इनकी भाजपा वालों की जो गुंडा फोर्स थी, उनकी जो तैयारी थी, प्रदर्शन आप करने आ रहे थे, अपनी बात कहने आ रहे थे, कानून व्यवस्था पे अपनी बात कहते आकर के शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते, आपको किसी ने नहीं रोका। लेकिन आपने पहले ही मन बना लिया था कि हम जाएंगे विधानसभा के सामने, वहां पर हम गुंडाई करेंगे, वहां पर हम पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करेंगे, वहां पर हम बदमाशी करेंगे। इसलिए आपने तमाम बोलेरो गाड़ी पर जितने भी कार्यकर्ता शहर से बाहर के आए, सब अपनी गाड़ियों पे लाठी डंडा और ईंट पत्थर रख करके आए। मैं भी जाम में फंसा रहा 1.5 घंटा, मैंने भी चारों तरफ चल के देखा कि लोग इस तरह से तैयारी कर करके आए और यहाँ पर आज हंगामा किया। ये प्रदर्शन जो इनका विरोध प्रदर्शन की बात करते हैं, ये सियासी प्रदर्शन को देख करके आम जनता ये महसूस करने लगी कि चुनाव का वक्त है। इस तरह से ये भाजपा के लोग, जिसे आपने कहा कि सरकार बौखला गई, सरकार की कामयाबी को देख करके भाजपा के लोग बौखला गए हैं। इनको लगता है कि अब हम 2017 में कामयाब नहीं हो सकेंगे, इसलिए इनका जो पुराना हथकंडा है,
प्रदेश के अंदर अमन चैन को बिगाड़ना, खराब करना और कानून में इनकी बिल्कुल आस्था निष्ठा नहीं है। ये कानून को हाथ में लेने वाले लोग, ये प्रदर्शन करने का तरीका गलत था। जिस तरीके से उन्होंने आज प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के बाद पूरी जनता को बता दिया कि हम गुंडे भी हैं, हम बदमाश भी हैं, कत्लेआम भी करते हैं, हम दंगा फसाद भी करते हैं। एक प्रदर्शन दो नजरिए, माहौल बिगाड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश का। एक प्रदर्शन दो नजरिए और बड़ा स्वाभाविक भी है। एक सत्ता पक्ष का नजरिया, एक विपक्ष का नजरिया। बीजेपी कह रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन करने के लिए उतरे थे, लेकिन 3 स्तर पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी, पुलिस हम पर टूट पड़ी, लाठीचार्ज किया गया। सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये लोग गुंडे हैं, तैयारी से आए थे, इनकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं वगैरह वगैरह। कार्यकर्ता के हाथ में डंडा रहा हो, नहीं हम आए, एक भी कार्यकर्ता श्रीवास्तव जी हम आएंगे, हाथ में कोई हम आएंगे। अब देखिए आपके साथ ही बैठकर वो कह रहे हैं बोलेरो सारी बातें वो खुद कह रहे हैं। आप जवाब दीजिए। अनीस अंसारी साहब की बात तथ्य से परे है और पूरी तरह झूठ है। ठीक है, हम जनाब रिजवी साहब को भी ले लें, एक तीसरा पक्ष सुन लें, उसके बाद विजय जी की बात सुनेंगे, चर्चा को और आगे ले चलेंगे। रिजवी साहब, बीजेपी तो कूद पड़ी है, अब इंटरप्रिटेशन अपने अपने हैं, इसी डिबेट में नजरिए आपके सामने हैं। कांग्रेस पार्टी किस नजरिए से देख रही है, या फिर वो अपने प्रदर्शन की तैयारी कर रही है? देखिए साहब, उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आपस में नूरा गश्ती कर रहा है। प्रदेश की किसी को चिंता नहीं है। इससे पहले भी लॉ एंड ऑर्डर इतना ही थोड़ा कम खराब था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पिछले 27 साल से दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। इनकी सरकारें भी रही हैं, इन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर पर कोई काम नहीं किया। और या उत्तर प्रदेश में नहीं, अगर आप गुजरात चले जाइए, आप जो है मध्य प्रदेश चले जाइए, आप कश्मीर चले जाइए, वहां भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। वहां भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, क्योंकि इन्हें लॉ एंड ऑर्डर पर वकील नहीं करना है, इन्हें सिर्फ सत्ता का भोग करना है, इन्हें जो है राज करना है। इससे कोई मतलब नहीं कि हम जनता की सेवा के लिए आए। उत्तर प्रदेश में जब भी किसी समुदाय की बात करने वाला आदमी शासन में रहेगा तो उस समुदाय विशेष को थानों पर और जहां का वो योग नहीं है वहां पर बैठा लेगा, और जो बैठा लेगा तो उसका असर ये आएगा ही आएगा। अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, थानों के ऊपर वो लोग बैठे हुए हैं जो उसके काबिल नहीं है, जो काबिल लोग हैं उनको चार्ज नहीं दिया जा रहा है। आप थानों के ऊपर अगर कोई जाने में आदमी डर रहा है, क्यों डर रहा है? इसलिए डर रहा है कि जो लोग बैठे हुए हैं उनको सुनना ही नहीं चाहते, उनको कानून व्यवस्था तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। अगर महिलाओं के साथ ये हो रहा है, ठीक है, तो रिजवी साहब, राजनीतिक दल जो पिछले 27 साल से उत्तर प्रदेश में सर हम जानना ये चाहते हैं, या बेहतर ये होगा, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आज आप भी खुद सड़क पर उतरे थे, जाम में फंसे थे, या कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के जरिए कोई बात आपको पता चली हो? आज के प्रदर्शन की असल स्थिति थी क्या? वो जो श्रीवास्तव जी बता रहे हैं, या वो जो अनीस मंसूरी साहब बता रहे हैं, देखिए क्या थी ये बताइए। मंसूरी साहब, अभी अनीस मंसूरी साहब ने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डंडे लेके गाड़ी में ऑलरेडी पूरे उत्तर प्रदेश से आए थे। आपका सरकार चल रही थी, अगर आपकी दोनों की मिली भगत नहीं थी, जनता को एक राजनीतिक फायदा आप दोनों को नहीं उठाना था, तो आपने बॉर्डर पर उनको क्यों नहीं रोका? क्यों आपने ऐसा माहौल क्रिएट होने दिया जो आज उत्तर प्रदेश में? वो आप देखिए 11 पत्रकार जख्मी हैं। इसको मीडिया एक हाइप दे, उसके लिए जानबूझ कर पत्रकारों को भी जो है उसमें पार्टी बनाया गया, पत्रकारों को जानबूझ के चोटिल किया गया, इसलिए कि मीडिया भी उसको एक तवज्जो दे, मीडिया भी डरे। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग गुम्मेबाजी कर रहे हैं उसमें मीडिया भी वो चीज को छुपाए। भाई देखना, मतलब एक राजनीतिक माहौल दोनों पार्टियां मिलकर बना रही हैं। अरे आप जान रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गुम्मे हाथ में, गाड़ियों में गुम्मे रख के ला रहे हैं, डंडे लग के ला रहे हैं, हॉकियां लेके ला रहे हैं, तो उनको आपने वहीं पे क्यों नहीं रोका? क्या उत्तर प्रदेश की मतलब आपकी बात का भाव वही कि दोनों की, अरे भाई अपनी गाड़ियों में कोई छुपा जा रहा है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग भारतीय जनता पार्टी, ठीक, आपकी बात पर हम श्रीवास्तव जी से जवाब लेंगे, लेकिन विजय जी की टिप्पणी। इनका कहना रिजवी साहब का ये भाजपा के पूरी तरह साथ में उनकी बात से सहमत है। ठीक, नहीं हम पहले विजय जी की टिप्पणी लेंगे। भाजपा और कांग्रेस की मंसूरी साहब, आपकी और श्रीवास्तव जी की टिप्पणी बाद में लेंगे, पहले जब आपको पता है कि वो हाथियां लेके आ रहे हैं, आपको भाजपा के लोगों से इतनी हमदर्दी, तो आप भाजपा ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? उत्तर कांग्रेस पार्टी आप दोनों को दिखाना है कि बहुत प्यार उबड़ा है आपको भाजपा में। तारीफ है। विजय जी, एक टिप्पणी तो आपने की कि सामाजिक मुद्दे राजनीतिक मुद्दों के साथ शामिल नहीं होते। विजय जी, हमारी चिंता तो आज के प्रदर्शन को लेकर है, क्योंकि अभी तो सिर्फ आगाज है। लखनऊ तो बहुत सारी घटनाओं का गवाह पहले भी बना है, और आने वाले चुनाव तक भी बहुत सारी घटनाओं का गवाह बनेगा। क्या वाकई सरोकार की कोई चिंता नहीं है, आम जनता की परेशानी की कोई चिंता नहीं है? दोनों ही दलीलें आपके सामने हैं।
रिजवी साहब भी कह रहे हैं कि ठीक है, अगर ऐसी आशंका थी कि यह प्रदर्शन इतना बड़ा और उग्र हो सकता है तो आपको थोड़ा सीमा पर रोक लेना चाहिए था। एक, और अगर बीजेपी को इतना बड़ा प्रदर्शन करना ही था तो कम से कम उसका स्वरूप ऐसा रखते कि शहर जाम से परेशान नहीं होता, क्योंकि आम जनता का हाल तो खराब हो गया। राजीव जी, बड़ी दुखद है, लखनऊ में तो आप पैदल चल नहीं सकते, तो रोज यहाँ पे जाम की समस्या होती है। हम लोग बहुत ही मुश्किल से 3 किलोमीटर का सफर आधे घंटे या 45 मिनट में कर पाते हैं। देखिए, ये बहुत दुखद है कि राज्य मंत्री बैठे हुए अनीस मंसूरी जी उत्तर प्रदेश सरकार की पार्ट हैं। अगर सरकार को यानी शासन को, जो प्रदेश को चला रहे हैं, उनको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठियां लेके अपने गाड़ियों में और गुम्मे रख के लेके आ रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पे बहुत दुखद है और चौंकाने वाला है। जो बात रिजवी साहब ने कही कि उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की, आपको पता है कि धरना प्रदर्शन हो रहा है, कोई अगर आतंकवादी उसमें विस्फोटक लेके आता तब भी क्या अनीस मंसूरी जी सिर्फ टीवी पे बयान देते, कोई कार्रवाई न कराते? क्या मंत्री के रहते हुए इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करने की जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाई? या पुलिस से कहते कि तुम लोग क्या कर रहे हो, देखो उस गाड़ी में पत्थर भर के आ रहे हैं? ये बहुत दुखद है। राजनीति में अगर आप सकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं, जनता के सरोकार की जो बात आप कर रहे हैं राजीव जी, उसकी आप राजनीति नहीं करते, तो लंबे समय तक आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जनता अल्टीमेट ये चाहती है कि आप मेरे भले के लिए काम करिए, सड़कें साफ सुथरी हो, चौड़ी हो, पैदल चलने वालों के जो रास्ते हैं, साइकिल के को लेकर बहुत चिंता जताई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, लेकिन पैदल चलने वाले अभी भी परेशान हैं। ढेर सारे ऐसी सड़कें हैं जो बहुत ज्यादा व्यस्त हैं और वहां पे अतिक्रमण जबरदस्त है। इतना ज्यादा अतिक्रमण है कि आप चल ही नहीं सकते, और ऊपर से बड़ी गाड़ियां जिनका आतंक और पार्टी के झंडे लगी गाड़ियां, तो किसी को कुछ समझती ही नहीं। तो जो स्थिति है वो पब्लिक के सरोकार से जुड़ी हुई बात होनी चाहिए। आज का जो ये धरना प्रदर्शन था या जो इनका विधानसभा घेराव था भारतीय जनता पार्टी का, इस घेराव को निश्चित तौर पे मीडिया हाईलाइट करने के लिए, मीडिया में उसका हाइप क्रिएट करने के लिए प्रशासन ने भी ढेर सारे इंतजाम किए और बीजेपी ने ढेर सारे इंतजाम किए। बीजेपी के साथ एक प्रिविलेज है कि विधानसभा के गेट नंबर 1 के सामने इनका पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है, दोनों के बीच में बैरिकेडिंग लगी हुई थी और ढेर सारी बल्लियां लगी थी। आप ये देखिए, बल्लियों को इस तरीके से बांधा गया था कि इनके कार्यकर्ताओं ने बहुत आसानी से उसे खोल दिया। तो अगर आप इस तरह से बल्ली लगा रहे हैं तो उन बल्लियों से आप समझिए हिंसक घटनाएं भी हो सकती थी। ठीक है, तो जो इंतजाम किए गए वो बहुत ही प्रश्नवाचक चिन्ह से घिरे हुए हैं। यानी जो सरोकार से कटने का आरोप है वो दोनों पर, एक हथियार आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, दोनों पर है। पहले श्रीवास्तव जी से जवाब कर सके सर। विजय जी, आपकी बात का पहले श्रीवास्तव जी से जवाब लेंगे कि मीडिया हाइप के लिए यह प्रदर्शन ज्यादा था, बजाय कि सरकार तक कानून व्यवस्था को लेकर अपनी बात पहुंचाई जाए, शांतिपूर्वक तरीके से पहुंचाई जाए। श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए, मीडिया हाइप बीजेपी को ज्यादा चाहिए? देखिए ये बात तथ्यों से परे है कि मीडिया हाइप के लिए हमने ये प्रदर्शन किया था या विधानसभा का घेराव किया था। विजय जी कह रहे हैं वो उनकी अपनी एनालिसिस हो सकती है, या एक ये जो हमारा ये जो आज की काल थी इसकी क्रूर समीक्षा हो सकती है, जिसको कह सकते हैं कि अगर हम उत्तर प्रदेश की जनता की पीड़ा को आवाज देने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता पूरा होने दीजिए सर, आएंगे हुए हैं, तो उसको ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी उसका मीडिया हाइप देने के लिए ऐसा कर रही है। ये तो नितांत मेरी समझ से, और ये बहुत ही नितांत हास्यास्पद व्याख्या है इसकी। भारतीय जनता पार्टी तो इस देश की एक मिनट से पूरा तो कर लेने दीजिए। हाँ, की जो पीड़ा है, जो उनके खिलाफ, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे हम खड़े हुए थे। और जो ये बात अनीस मंसूरी जी कह रहे हैं या बाकी लोग, एक भी कार्यकर्ता के हाथ में कोई डंडा रहा हो, या वहां तो गाड़ी आने की गुंजाइश नहीं थी। जो स्थिति थी विधानसभा के चारों तरफ से जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई थी, कोई गाड़ी नहीं आ सकती थी। तो इस तरह के आरोप तो मिथ्या हैं, और जैसा कि राजनीतिक दलों पर मिथ्या आरोप लगाए जाते हैं उस तरह के आरोप हैं। वस्तुस्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता की जो के साथ अन्याय हो रहा है, जो उनकी पीड़ा है, उसको आवाज देने के लिए और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हम हमारा नेतृत्व तो हमारे पार्टी कार्यकर्ता सड़क पे थे। ठीक है, अब जरा सवाल हम मंसूरी साहब से ले लेते हैं। विजय जी ने जिस बात का जिक्र किया,
श्रीवास्तव जी ने तो सफाई पेश कर दी, आरोपों को खारिज कर दिया। मंसूरी साहब, आप भी वैसा ही करेंगे? राज्य सरकार ने संवेदनशीलता के साथ अपनी कितनी जिम्मेदारी समझी? मैं रघुनंदन जी, बस सर, रघुनंदन जी आपसे एक और अर्ज करूंगा। हाँ, कि समाजवादी पार्टी खारिज नहीं कर दिया, समाजवादी पार्टी दिया आपकी ही समाजवादी पार्टी ये कहती है भारतीय जनता पार्टी कि समाजवादी पार्टी फेंक रहे हैं कांग्रेस के मित्र हमारे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और भाजपा मिली हुई है, जबकि कांग्रेस पार्टी लगातार 10 साल तक ऐसा है। ठीक ठीक ठीक, ठीक। रिजवी साहब हो गया, रिजवी साहब, श्रीवास्तव जी हो गया, मंसूरी साहब की बारी है। मेरी बारी है, बोले दीजिए। मंसूरी साहब की बारी है। मंसूरी साहब देखिए, जब आप टू द पॉइंट हो और सवाल से रिलेटेड हो तो दर्शकों को अच्छा लगता है। बारी आती है तो हाँ बिल्कुल, मंसूरी साहब सवाल भी समझिए। सवाल यह है कि इतना बड़ा सिस्टम आप चला रहे हैं, देश की राजधानी में विधानसभा के सामने प्रदर्शन हो रहा है, आप खुद जाम में फंसे हैं, लेकिन जो रिएक्शन है वो एक लाचारी का है। सिर्फ आरोप है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां थीं, उनमें गुम्बे थे, डंडे थे, ये लोग तैयारी से आए थे। अगर ये तैयारी कर सकते हैं तो सरकार का इतना बड़ा सिस्टम क्या तैयारी कर रहा था जो इन लोगों को विधानसभा तक आने दिया और पूरा शहर जाम में डूब गया? देखिए, ऐसा है कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से था। अब इनके मन में पहले मंशा थी कि हम जाकर के विधानसभा के सामने हंगामा करेंगे, इन्हें मालूम था शांतिपूर्ण ढंग से, और उसके बाद ये इनका जो इन्होंने कहा हम शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। लेकिन जिस तरीके से गाड़ी पे लोग अपना छुपा करके लेकर के गुम्मे आए, छुपा करके डंडे आए, इसके साथ काफी तादाद में जिस तरीके से अचानक वहां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से गुम्मे निकले, वहां डंडे निकले, ये मीडिया के लोगों ने पूरे देश को दिखाया। जैसा कि हमारे हरीश जी कह रहे हैं कि वहां कुछ भी नहीं था, ना डंडा था ना गुम्मा था। ये लखनऊ की विधानसभा के सामने सड़कें इस बात को तस्दीक कर रही है, बयान दे रही हैं कि वहां जो गुम्मे पड़े हैं, वहां ये गुम्मे कहां से आए। उसके बाद वहां पर लाठी डंडे जो चले, मीडिया के लोगों ने दिखाया। ये या तो मीडिया के लोगों ने इसको गलत तरीके से दिखाया या इनकी बात सही है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। पूरी दुनिया ने देखा जिस तरीके से वहां जिस गुंडई किया, गुम्मे और डंडे चलाए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो इससे इनकी मंशा साफ होती है कि ये शांतिपूर्ण ढंग से नहीं, सर इनकी मंशा तो साफ होती है, कर रहे थे। सरकार की मंशा साफ नहीं दिखती। रहने की कोशिश कर रहे ओहो, थे। नहीं, ये डंडे चला रहे थे, ये गुम्बे चला रहे थे, सरकार और तंत्र क्या कर रहा था? ये सरकार, पुलिस क्या कर रही थी? नहीं, सरकार ने रोका। ये बताइए ना भाई, जब सरकार इन्होंने रोका, जब ये पार्टी सरकार की पुलिस, देखिए ऐसा है, पुलिस ने इसी बात को जब ये भारतीय जनता पार्टी के निहत्थे कार्यकर्ताओं पे गुम्मे और लाठी बरसात। देखिए ऐसा है रघुनंदन जी, ये आपके बोले वो भी आप उनको बताइए। ठीक है, मंसूरी साहब को बोलने नहीं देते हैं, ये अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं। जब हरी जी भाई आपका नंबर था तो मैं खामोश रहा। ठीक है, मंसूरी साहब संक्षेप में जवाब दीजिए। कहने दीजिए, बात आप मंसूरी साहब को बोलने दीजिए। समाजवादी कर रही थी। अरे आपको पूरी मंसूरी साहब बोलिए। देखिए रघुनंदन जी, देखिए जब इनकी शरारत, इनकी मंशा को जब पुलिस ने भांप लिया कि ये शरारत उतर आए, तो पुलिस ने अपना काम किया। पुलिस ने बहुत रोका, ये लोग जबरदस्ती करने लगे, कानून को अपने हाथ में लिया, तो पुलिस ने भी अपना काम शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस ने उसको कंट्रोल किया, वरना यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो जाता। ऐसा नहीं कि पुलिस ने काम नहीं किया, पुलिस ने देखा, और जब इनको बहुत समझाने की कोशिश की, पुलिस ने बहुत समझाया, लेकिन इनके दिल में और मंशा इनकी साफ नहीं थी। ठीक है, पुलिस ने काम किया, सरकार ने काम किया, लेकिन अपनी छवि के मुताबिक ही, जैसा कि हम पिछले कई वर्षों से देखते सुनते चले आए। ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार सीएजी की रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान कैसे मचेगा। सीएजी की रिपोर्ट को जितना अच्छे तरीके से या संवेदनशील तरीके से या सियासी तरीके से विपक्षी पार्टियां लेंगी या ले रही हैं, क्या सत्ता पक्ष भी उसी संजीदगी से लेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सीएजी की रिपोर्ट से कुछ वैसा ही माहौल बन जाए जैसा हमने 2014 के चुनाव से पहले यूपीए को लेकर देखा था। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। पंद्रह खास जड़ी
बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल स्वच्छ एवं ईमानदार राजनीति का प्रतीक। एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। गुलामी नहीं दरबार में, अब रहेंगे सरकार में। अधिकारों की प्राप्ति के लिए RUC के मेंबर बने, संपर्क करें। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। दफा हर रोग दफा। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। प्राइम न्यूज उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 546 पर, एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर, डेन नेटवर्क के चैनल नंबर 344 और 348 पर और नेट विजन के चैनल नंबर 209 पर। प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, क्राइम, सिनेमा, अब खबरों में होगी रफ्तार। देश और दुनिया पर रहेगी नजर। खबरें ऐसी जिसका सीधा होगा असर। देखिए प्राइम न्यूज एट 9, सिर्फ प्राइम न्यूज पर। क्या निधि वन में आज भी आते हैं श्री कृष्ण? रंग महल में रात को कौन आता है? निधि वन में पहुंचा प्राइम न्यूज। देखिए कान्हा का महारहस्य आज रात 9:30 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप और आज के प्राइम एजेंडा में हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के सामने बीजेपी का प्रदर्शन कितना सियासी था और कितना सरोकार से जुड़ा था। सत्ता पक्ष और विपक्ष, खासतौर से बीजेपी की अपनी अपनी दलीलें हैं। अब थोड़ा हम इस डिबेट को, प्राइम एजेंडा को और आगे बढ़ाएंगे और सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। पहला रिएक्शन हम विजय उपाध्याय साहब से लेना चाहेंगे। उपाध्याय साहब, देखने में तो लगता है कि बहुत सारे सरोकार और बहुत सारे मुद्दों को सीएजी की रिपोर्ट ने छुआ है और पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में किस तरीके का रूल ऑफ डेवलपमेंट रहा है उसे बताने की कोशिश की गई है। लेकिन महिला अपराध और कानून व्यवस्था और दूसरे आंकड़े इसमें जुड़े हैं। खासतौर से 3 साल के आंकड़े काबिले गौर हैं। क्या हम ये माने कि ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल लेकर आएगी और सत्ता पक्ष की मुश्किलों को, जो कि पहले से मुश्किलों में है, और ज्यादा बढ़ाएगी? क्या लग रहा है आपको, कितने दूरगामी असर इसके होंगे? देखिए राजीव जी, ये जो रिपोर्ट है ये एक तरीके से मुहर लग गई वो बात जो विपक्ष लगातार कहता रहा और मीडिया लगातार लिखता रहा। जिस दिन से उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार गई और समाजवादी पार्टी की सरकार बहुमत से आई, तो शुरुआत में
में ही कुछ ऐसे लक्षण दिख गए थे कि जिससे लगा कि शायद कानून व्यवस्था एक चुनौती होगी इस सरकार के लिए जी। और वो उस चुनौती से हर रोज रूबरू होते रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। कई बार ऐसे अवसर आए जब उन्होंने अपनी छवि को और उत्तर प्रदेश की छवि को बहुत बेहतर करने की कोशिश की और लगा कि अब शायद सब अच्छा चलेगा, लेकिन तभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी कि उत्तर प्रदेश की छवि फिर से वैसे ही और मुख्यमंत्री के काम, सरकार के कामों को लेकर वैसे ही सवाल खड़े होने लगते थे। ये जो सीएजी की रिपोर्ट है, ये ऑडिट रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश के माहौल की। इसको सिर्फ सीएजी की रिपोर्ट ना माना जाए, उत्तर प्रदेश के पूरे सामाजिक जो पहलू हैं उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी मान लिया जाए तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि इसमें जिन पहलुओं को छुआ गया है उसमें आंगनवाड़ी का भी जिक्र है। आंगनवाड़ी किस तरीके से चल रहे हैं, वहां के बजट का किस तरीके से यूटिलाइजेशन है, वो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। आप देखिए वहां ढेर सारे ऐसे आंगनवाड़ी हैं जहां पे जो मिड डे मील की व्यवस्था है नहीं है, जबकि बजट प्रोविजन है। ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बलात्कार पीड़ित महिलाओं को आर्थिक उनको सहायता दी जाए ताकि वो अपने रिहेबिलिटेशन फिर से कर सकें, लेकिन इस रिपोर्ट में ये पता लगा कि उसके लिए जो पैसे थे वो खर्च ही नहीं हुए। तो आखिर सरकार कर क्या रही है? ये ऑडिट रिपोर्ट जो है ये बहुत ही चिंताजनक बिंदुओं को उभारती है। ये बात ठीक है कि महिला के प्रति जो अपराध हैं और जो जनरल अपराध हैं दोनों को लेकर विपक्ष चिंता जताता रहा। उत्तर प्रदेश में मेल न्यूट्रिशन है, कुपोषण के शिकार हैं बच्चे, गर्भवती माताओं को पोषण पूरा नहीं मिल रहा है, इसको लेके भी लोग चिंता जताते रहे, ढेर सारी संस्थाओं ने चिंता जताया है। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में ये बात की पुष्टि हो गई कि हाँ, ये सारे बिंदु जो उठाए गए पिछले 4 सालों में ये सही हैं और इस पे सरकार ने ठीक से काम नहीं किया। जैसा आपने बताया कि 20 जिलों की ये ऑडिट रिपोर्ट है, तो ये 20 जिले उत्तर प्रदेश के पूरे पश्चिम से लेकर और पूरब तक उन्होंने चुने थे, एक सैंपल सर्वे के हिसाब से कर लिया। इन मुद्दों पे देखिए विधानसभा चल रही है, बीजेपी ने जैसे कानून व्यवस्था को लेकर जो प्रदर्शन किया ऐसा ही प्रदर्शन वो विधानसभा के अंदर भी कर रहे हैं। तो ऑलरेडी एक प्रदर्शन हो रहा था। और दूसरा, अगर आप सीएजी पे कोई बहस करते हैं, उत्तर प्रदेश की सामाजिक जो दिक्कतें हैं उस पर बहस करते हैं, या जो सीएजी की रिपोर्ट आई है इसके बिंदुओं पे बहस करते हैं, तो शायद ज्यादा सार्थकता होती है और शायद सरकार की घेरेबंदी आप ज्यादा कुशलता से कर सकते हैं। लेकिन सर सार्थकता से सरोकार किसे है? सरोकार तो सियासत से है। उत्तर प्रदेश का सरोकार सियासत से है, लिहाजा सार्थकता। एक इंपॉर्टेंट बात राजू जी, और आप ले लें। जी पूरा करें सर, पूरा करें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मार्च में जब अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया था तो करीब 3,45,000 करोड़ का बजट था। उसके बाद से उन्होंने 2 सप्लीमेंट्री बजट पेश किए हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो बजट का वॉल्यूम है वो 4 लाख करोड़ से पार हो गया है। अब जब 4 लाख करोड़ के ऊपर का बजट है तो ये भी सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आखिर पैसे खर्च कैसे हो रहे हैं, कहां हो रहे हैं और उन पैसों से समाज को क्या लाभ हो रहा है। लेकिन विजय जी, आप सरकार से और सरकार के मुखिया से पूछने की बात कर रहे हैं। यहाँ उनका एक बयान बड़ा काबिले गौर है जो आज के अखबारों में छपा है और चैनलों पर चला भी है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि जो लोग अनुपूरक बजट की आलोचना करते हैं दरअसल वो विकास विरोधी हैं। अब मुख्यमंत्री को कौन समझाए कि उसी विकास की पोल तो इस सीएजी की रिपोर्ट में खुल रही है। बहरहाल हम श्रीवास्तव जी को लाएं, रिजवी साहब को जोड़ें। आपके सवाल से सीधे हम जरा मंसूरी साहब को जोड़ देते हैं। मंसूरी साहब, विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया कि साहब ये राजनीति करते हैं। मीडिया लिखे तो मीडिया गलत तस्वीर दिखाता है, ये नहीं दिखाता वो दिखाता है, दिल्ली की, एमपी की, गोवा की, वहां की चिंता नहीं है, यूपी क्यों दिखाता है। सीएजी की रिपोर्ट पर सरकार या आप जैसे नेता कोई संवेदनशीलता दिखाएंगे या फिर इसे भी खारिज करेंगे, कूड़े के डिब्बे में फेंकेंगे? देखिए रघुनंदन जी, जिस प्रकार हमारे विजय उपाध्याय जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है और बड़ा राज्य है और यहाँ पर इस तरह से घटना ये पहली बार नहीं हो रही है कि सपा सरकार में ही हो रही है। ये घटना चूंकि वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया कि इससे पहले भी ये घटना पिछले सरकार भी होती रही, लेकिन इस बार जो समाजवादी पार्टी सरकार बनी उसके बाद से जिस प्रकार भाजपा और बसपा के लोगों के सीने पर सांप लौटने लगा और माननीय अखिलेश यादव जी की कामयाबी से परेशान होकर 6 महीने के अंदर ये आरएसएस भाजपा के लोगों ने उत्तर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ना शुरू कर दिया। माननीय अखिलेश यादव की छवि को धूमिल करना शुरू किया। आपकी बात का लबोलबाब ये है कि रवैया नहीं बदलेगा, शुरुआत करके नहीं रवैया नहीं बदलेगा। एक नहीं 10 रिपोर्ट ले आइए, रवैया नहीं रवैया ये था ये और क्या मतलब इतनी गंभीर रिपोर्ट जो क्राइम, हाँ
उत्तर नहीं, जो प्रदेश क्राइम बढ़ा है इसमें ज्यादातर आरएसएस भाजपा के लोगों ने तमाम जिलों में तमाम तरह के खुराफात करके अच्छा, और उत्तर क्राइम ब्रांच को प्रदेश बढ़ाने में ताकि नहीं, सरकार उत्तर की प्रदेश में बदनामी हो, सिस्टम सरकार बड़ा की है, बदनामी कानून व्यवस्था बड़ी तो जिस प्रकार है, या से फिर आरएसएस भाजपा के विकास लोग को बड़े लेकर। हैं? अगर देखिए, आरएसएस कानून भाजपा के उत्तर लोगों ने प्रदेश की साजिश कानून करके ऐसा व्यवस्था कर थी। दिया तो देखिए, आपको किसने उत्तर रोका था प्रदेश के इन पर अंदर- कार्रवाई करने के लिए? कैसी दलील देते हैं मंसूरी साहब आप? कैसी नहीं, दलील नहीं, देते हैं नहीं, सर? इस नहीं, रिपोर्ट को तो कार्रवाई- गंभीरता से लीजिए। उत्तर प्रदेश की श्रीवास्तव सरकार जी, तो ये भी पूरी यही तरह चाहती से है। ठीक, उत्तर श्रीवास्तव प्रदेश जी। की सरकार ठीक। पूरी तरह से कार्रवाई किया। हाँ। जितने भी क्राइम हुए उत्तर प्रदेश के अंदर रिजवी साहब, माननीय एक छोटा सा मुख्यमंत्री जी ने कमेंट ले लें। गंभीरता के साथ क्योंकि में आरएसएस उन सब भाजपा के का खिलाफ नाम ले कार्रवाई दिया। की और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया बस ये कड़ी ऐसा से नहीं कड़ी कार्रवाई कार्रवाई की है। जितना बयानों में दिखी है उतना रिपोर्ट में दिखती नहीं सर। अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती तो उसका कोई रिफ्लेक्शन दिखता। नाबालिगों बच्चियों के साथ क्या स्थिति और है अभी ये जो विजय जी बात- बता रहे थे, ये वो आपकी बात कड़ी से करते कड़ी हैं, कार्रवाई उत्तर का ही प्रदेश में आईना जरा सा कहीं है। कुछ श्रीवास्तव दिखाते जी, हैं। श्रीवास्तव अरे जी, भाजपा के लोग शास्त्री- भाजपा शासित राज्य को ठीक, तो ठीक, देखें ठीक। जहां पर भाजपा की सरकारें चल रही ठीक, वहां ठीक, पर उनको क्राइम लेकर का भी रिपोर्टें कितना आती हैं, बड़ा उन्हें है। घेरते हैं। उन सरकारों श्रीवास्तव से जी, जहां तो कीजिए कि ठीक है। उत्तर प्रदेश के ठीक अंदर कर रही है, वो दूसरे भी राज्यों कर रही के है। रिजवी साहब आ रहे हैं, और रिजवी साहब आ रहे हैं। हम जरा श्रीवास्तव जी से टिप्पणी ले लें। सिर्फ उत्तर श्रीवास्तव प्रदेश जी, सरकार के विकास कैग की विकास से रिपोर्ट को- प्रभावित होकर के ठीक। आरएसएस भाजपा के लोग हाँ, हंगामा बस उत्तर बस प्रदेश अरे से उसी करके सवाल पर आ ध्यान रहे भटका रहे हैं। हैं। हम जानते हैं आप और मोदी जी लेकिन अरे मंसूरी साहब उसी सवाल पर आ रहे हैं। छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर उसी सवाल पर आते हैं लोग। एक समुदाय- श्रीवास्तव जी जवाब दे दीजिए। अब हम एक- सवाल एक क्या जो है, पूछें? ठीक, रिजवी साहब हो गया। श्रीवास्तव जी जवाब दे दीजिए। कैग की रिपोर्ट को गंभीर करने में भी आरएसएस और बीजेपी का हाथ है। जवाब दे दीजिए। रघुनंदन जी, आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो बैठे हुए मंत्री अपहरण करते हैं वो भी भाजपा उनसे करवा रही? जो उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए मंत्री अधिकारियों को फोन पे गाली गलौज करते हैं, धमकाते हैं और यहाँ तक कि मंत्रियों को पिटाई के भी उन लोगों ने आरोप है। ये बेबुनियाद आरोप है। ये सरकार पे ये आरोप लगाते हैं। ऐसा कोई मंत्री अपहरण नहीं किया, बेकार की बातें करते हैं। अरे ऐसा कोई मंत्री ने किसी का अपहरण नहीं किया है। ये सारी बातें हैं। रिजवी साहब एक- समाजवादी पार्टी में रहते हुए वो सेक्युलर हो गए। रिजवी साहब, हो जाने दीजिए, आपके पास आ रहे सवाल। भारतीय जनता पार्टी के लोग देख लो, मध्य प्रदेश में क्या कर आप देख लो, वहां पर कितनी महिलाओं का स्टेटमेंट दी गई है, वहां पर कितनी महिलाएं प्रभावित हुई है। मंसूरी साहब, जमीनों पे रिजवी साहब, ये सारे के सारे लोग ये अपने बाप एक- पे एक- पर्दा डालने के लिए, आता है। अपनी नाकामी पे पर्दा डालने के लिए तरह तरह के छद्म आरोप करते हैं। आप अगर आईने के तरीके से साफ है, देख लो ना, साक्षी आईने की महाराज तरह साफ है, आज भी किसी समुदाय के साथ होगा, क्योंकि आईने की पूरा तो तरह करने दीजिए, साफ है। साहब, आपके पास आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो अपराध हो रहे हैं रिजवी उनके साहब, पीछे कौन है, उन अपराधियों को संरक्षण देने वाला कौन है? और दूसरी बात, ये तो रहा रिजवी साहब के आरोप की बात। आप कैग की रिपोर्ट की बात कह रहे थे। एक सम्मानित समाचार पत्र ने कल एक ब्यौरा छापा था कि जो वार्षिक बजट माननीय मुख्यमंत्री ने बजट में पास कराया था, आएंगे विजय जी, उसका आएंगे। कितना हिस्सा अब तक खर्च हुआ है। अगर आप उसको ब्यौरेवार उठा के देख लें तो 12%, 13%, 16%, 20% और कुछ तो मद ऐसे हैं जिसमें 2-3% भी नहीं खर्च हुए हैं। तो अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अनुपूरक बजट को जो विरोध कर रहे हैं वो लोग विकास विरोधी हैं, तो उनको जो बजट सरकार की योजनाओं में जिनको लाभ मिला है, जो एनुअल बजट गांव साल भर जिले की को आ जनता रहे हैं, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। अब वो अच्छे तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी को पसंद कर रहे हैं कि हमको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है और उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हुआ है। आप जरा रिजवी तो साहब की बारी ये है। लोग विरोधी है, ये हमें दवाई नहीं देंगे। वार्षिक बजट के इनको लिए तो हमारे जो इन्होंने किसी भी काम में इनको करनी है। वार्षिक बजट के थे, श्रीवास्तव जी, ये इनकी इनएफिशिएंसी है, ये इनका फेलियर है, ठीक। ये इनकी अक्षमता है ठीक। कि उसको आज तक खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। और मेरी समझ में ये नहीं आ जो रहा जो उससे क्रियान्वित पूछो, नहीं कर पा रहे हैं, उत्तर उसके प्रदेश के बाद विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना पैसा मांगा है मोदी जी ने उसमें कितना दिया है। एक बार ने हजारों बार निकल के उत्तर प्रदेश कोई मुख्यमंत्री जी ने कैग की रिपोर्ट सरकार के को दुख दिखा दिखाए है, हैं। लेकिन केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव का रवैया कर अपना रही है, भेदभाव कर रही है। मंसूरी साहब, प्लीज होल्ड करिए। जहाँ पर मंसूरी साहब, हो गया। चलाना नहीं चाहती, श्रीवास्तव जी, हो गया। हम हम दिल्ली में रिजवी साहब, आपकी कोई बात
सुनाई नहीं दे रही है, जब हमें सुनाई नहीं दे रही, वो दर्शकों को भी सुनाई नहीं दे रही है। हम आपसे सवाल करेंगे डिबेट में कैसे बोला जाता ठीक है। ठीक ठीक हर ठीक बात कोई सुनने ठीक, श्रीवास्तव जी ठीक है। रिजवी साहब अपने टर्न पे आप रखिए। रिजवी साहब, हम आपसे सवाल करें तब आप बोलिएगा, क्योंकि ऐसे दर्शकों की समझ में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ शोर रह जाएगा। रिजवी साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि आप तो कैग की रिपोर्ट के भुक्तभोगी हैं, इसके असर को समझते हैं। क्या आपको यह लगता है कि कैग की जिन रिपोर्टों का असर 2014 के पहले हमने दिखाया हुआ, उत्तर प्रदेश में भी इस कैग की गंभीर रिपोर्ट का असर उतना ही गंभीर होगा? यह बताइए सर। बिल्कुल होगा साहब, यहाँ पर ये होगा। लेकिन ये जो मैं इससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, जो विकास गाथाएं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट गा रही है, ये विकास कथाएं जो इन्होंने गुजरात में गाई, गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर का आपके सामने आ रहा है कि किसी समुदाय के लोगों को 20 सड़क के ऊपर रोड बंद करके मारा जा रहा है, और जब कोई पत्रकार उसके बारे में लिखना चालू करता है तो पत्रकार का मर्डर हो जाता है। वही उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में तो पुलिस मारी जा रही है, और ये दोनों आदमी कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर हमारा ठीक है। हमारा तो समझ में नहीं आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर किसका ठीक है। अगर गुजरात का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, अगर मुसर्रत आलम को छोड़ के कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने ठीक कर लिया है, अगर दिल्ली में रेप नहीं हो रहे, लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में है, अगर मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला नहीं हो रहा है और उसके बाद उसके मर्डर नहीं हो रहे हैं, इनके लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की क्यों बात कर रहे हैं? और उत्तर प्रदेश में किसी समुदाय के लोगों को जब थाने पे विशेष रूप से बैठा दिया जाएगा, चाहे उनके अंदर क्षमता हो और चाहे ना हो, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुधरेगा? और दूसरी पार्टी भी जो है वो समुदाय की बात कर रही है, फिर समुदाय को तरजीह देगी, फिर एक उस लोगों को जो रिपोर्ट का परिणाम दिया जाएगा, तो लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ा ही बिगड़ेगा। कैग की रिपोर्ट असर कैसे दिखाएगी? 27 साल से बिगड़ रहा है। नहीं, कैग की रिपोर्ट असर कैसे दिखाएगी उत्तर प्रदेश में? सवाल यह है सर। बस विजय जी आएंगे। हाँ, कायट की रिपोर्ट कायट की रिपोर्ट असर ऐसे दिखाएगी, समाजवादी पार्टी अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को और बसपा को मुंह तोड़ जवाब देगी, और ये 50 के अंदर सिमटेगा, ये जवाब होगा इनका। और इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ही न देगी कि 27 साल से जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, 27 साल जो इस प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है, उसको अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में ठीक करके देगी। प्रदेश की सरकार मंसूरी साहब ठीक है, उलझिए मत। गुजरात में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हाईवे के ऊपर रेप हो रहे हैं। ठीक 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 ठीक, उलझिए मत आपस में, बहस ठीक जा रही है, हम इसका अंत भी ठीक करना चाहते हैं। विजय जी से हम एक आखिरी टिप्पणी लेंगे। विजय जी, एक जो चिंता की बात है वो ये कि इस बदलते दौर में जहां युवाओं की बहुत चर्चा है, जहां नए जोश और नए सपनों की बहुत चर्चा हो रही है, और उत्तर प्रदेश उम्मीदों का प्रदेश कहा जा रहा है, भले ही विज्ञापनों में ही सही, वहां हम कोई उम्मीदों की राजनीति नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि कोई नया राजनीतिक विचार नहीं है, सब कुछ उसी घिसी पिटी लाइन पर है। ऐसा क्यों है, और क्या ये बात हताश और निराश करने वाली है? युवाओं का कंट्रीब्यूशन तो बढ़ रहा है, वो एज ए वोटर तो बढ़े हैं, वो जो चुनावी राजनीति है उसमें भी आए हैं, लेकिन जो नई धारा दिखनी चाहिए वो हमें नहीं दिखती। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट यही कह रही है कि आपको एक नई धारा की राजनीति करनी होगी, अन्यथा मंसूरी जी से मैं एक सवाल अभी मैं पूछ रहा हूं, और ये जब इनकी बारी आए तो जरूर जवाब दें कि क्या जो सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है वो सिर्फ वो पसमानदा मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए भी तो है, आंगनबाड़ी केंद्र उनके लिए भी तो है, उनके लिए भी तो सुरक्षा की बात है। क्या ये मौजूदा सरकार के कामकाज से, विकास के रफ्तार से, महिलाओं को दी गई सुरक्षा से, क्या जो पसमानदा समाज की मुस्लिम महिलाएं हैं उनको पर्याप्त भागीदारी मिल रही है? क्या इससे ये सहमत और संतुष्ट हैं? अगर ये संतुष्ट हैं और इनको लगता है कि पसमानदा समाज यानी जो कमजोर तबका समाज का है उसको अपनी भागीदारी विकास में मिल रही है, महिलाओं के लिए जो सुविधाएं हैं उसमें मिल रही है, तो निश्चित तौर पे एक अच्छी बात है, एक खुशी की बात है। लेकिन सीएजी कह रही है कि नहीं मिल रही है, और हमें इस पे चिंता करनी चाहिए। देखिए, हम भीड़ में बदल जाएं और हमारी गुणवत्ता खत्म हो जाए तो हमारा तंत्र का कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन अगर हमारी जनसंख्या में गुणात्मक बदलाव आए, अच्छा एजुकेशन हो, जब हम अच्छा टाइपिस्ट ढूंढे तो अच्छा टाइपिस्ट मिल जाए, जब ड्राइवर ढूंढे तो अच्छा ड्राइवर मिल जाए, प्रेस रिपोर्टर ढूंढे तो अच्छा प्रेस रिपोर्टर मिल जाए, तकनीकी तौर पे मजबूत लोग मिल जाएं, ताकि हमारी जनसंख्या को
रोजगार भी बढ़िया मिल जाए। देखिए उत्तर प्रदेश में एक कहावत प्रचलन में आ गई है कि यहाँ भीड़ तो बहुत है लेकिन आप एक अच्छा ड्राइवर नहीं ढूंढ सकते, एक अच्छा आप अपना पर्सनल असिस्टेंट नहीं ढूंढ सकते। तो ये जो मुश्किलें आ रही हैं आने वाले दौर में, और विकास की जो रफ्तार है जो हमको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया बदल रही है और दुनिया का असर देश में भी है। आप देखिए व्हाट्सएप जो हम यहाँ यूज करते हैं वही अमेरिका में भी यूज होता है। तकनीकी तौर पे हम एक तरफ तो इतने आगे हैं, दूसरी तरफ हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो अभी कबीलाई संस्कृति की तरफ जा रहा है कि आप नाबालिग बच्चियों के साथ आप अत्याचार कर रहे हैं। तो ये जो समाज में जो पतन है, अगर देना चाहे मंसूरी साहब संवेदनशीलता के साथ एक छोटा सा कमेंट, मतलब कैटेगरी वाइज जिक्र किया विजय जी ने पसमानदा मुस्लिम महिलाओं का, जिनके लिए आप काम करते हैं, जिनकी बेहतरी का आप दावा करते हैं। मंसूरी साहब छोटा सा कमेंट करिएगा लेकिन जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से। देखिए हम सीएजी की रिपोर्ट को हम कहीं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जैसा कि जिस प्रकार ये कानून व्यवस्था को लेकर के आए और कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार की बदनामी कर रहे हैं, धूमिल कर रहे हैं, एक तरफ हम विकास की तरफ भी देखें कि हम कहां पर उत्तर प्रदेश कहां था और उत्तर प्रदेश कहां गया हुआ है। और हम उत्तर प्रदेश में कहां गया है, अगर ये सवाल पूछ लेंगे ना तो एक भी पैनल में आदमी सहमत तो ऐसा नहीं कि जो पहले हालात थे, उत्तर प्रदेश कहां था और कहां चला गया। आज ऐसा नहीं है कि जो विकास की योजनाएं चली, ऐसा नहीं कि उनको लाभ नहीं मिला, उनको भी उस योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब इतनी पुरानी कई सालों से बिगड़ी व्यवस्था को माननीय मुख्यमंत्री जी एक सरकार 5 साल में दुरुस्त नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे करके जो बात पहले थी वो बात अब नहीं, धीरे धीरे करके लोग जागरूक हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, योजनाओं का लाभ लेना शुरू कर दिए हैं। कहीं ना कहीं सरकार ने रिजवी साहब छोटा सा कमेंट करिए। रिजवी साहब अभी देखिए हमने छोटा सा कमेंट रिजवी साहब, समय बिल्कुल खत्म हो रहा है, छोटा सा कमेंट अगर कुछ करना हो तो। हमें अभी बहुत सारी बिगड़ी ये जो विकास का अभी हम बिगड़ी व्यवस्थाओं को पटरी पे लाए हैं। हमें अगले 5 वर्ष और मिल जाए तो हम व्यवस्थाओं को मोदी जी ने कहा शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। समय अब नहीं है, बहुत धन्यवाद विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, परिश्रम श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मंसूरी साहब, रिजवी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि कैग की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या गुल खिलाती है, क्या 2014 के पहले परिदृश्य की जो केंद्रीय परिप्रेक्ष्य में हमने देखा था उसका रिपीटिशन उत्तर प्रदेश में भी होता है। बड़ा दिलचस्प रहेगा यह देखना। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं।